मैं विवेकानंद झा, ऑथर, एकेडमिशियन एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। मेरा वैसे बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एमबीए फाइनेंस रहा है, मगर देश में आज मैं एक जाना माना लेखक के नाम से मशहूर हूँ। यस आई एम बिहारी बहुचर्चित पुस्तक है, जिसको 2016 में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा मंत्रिमंडल और विरोधी नेता के साथ विमोचन किया था गांधी मैदान में। फिर मैंने द लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला लिखा, जो कि अपने आप में विश्व में लिविंग लीजेंड्स पर पहला पुस्तक लिखा गया था। और इसके अलावा मैं एकमात्र इंडियन हूं जो कि हिंदू नेशनलिज्म और श्री नरेंद्र मोदी जी पर तीन तीन पुस्तक लिख चुका हूं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने वाइब्रेंट गुजरात एजुकेशन समिट में मेरा पहला पुस्तक उन पर और हिंदू नेशनलिज्म पर, दिल्ली बेकन्स रागा फॉर नमो का बहुत ही हर्ष उल्लास से विमोचन किया था। मगर आज 2020 में जब दिल्ली का जबरदस्त राइट हुआ तो मैं काफी चिंतित था। एक भारतीय होने के नाते, एक चिंतक और एक लेखक होने के नाते मेरी आत्मा को एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या यह देश दूसरा पार्टीशन की तरफ जा रहा है? मेरा दिल जो है वो मेरा आत्मा मुझे झंझोर दिया। मैं चिंतित हो गया। कुछ महीने पूर्व मैंने एक चिट्ठी भी लिखा माननीय सर संघ चालक श्री मोहन भगवत जी को। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि कैसे हिंदुस्तान अभी टूटने का तरफ जा रहा है, हमें जोड़ने का जरूरत है, पूरा देश को जोड़ने का जरूरत है। और माननीय मोहन भगवत जी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि 140 करोड़ भारतवासी हमारे अपने हैं। साथियों, आज देश में ये जो विषमता, हिंदू हम कहने के लिए तो हम हिंदू कहलाते हैं, मगर क्या हिंदू एक है? हिंदुओं में कितनी विषमताएं हैं। इस सबको थोड़ा इसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इसका पृष्ठभूमि को रखते हुए मुझे दो शब्द कहना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साथियों, मेरा मित्र श्री चंद्र विकास जी एक बहुत ही बड़े एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक थिंकर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पास किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद उन्होंने एक राजनीति पॉलिटिक्स में, एनवायरमेंटल क्रूसेडर और पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त रूप से काम किया है, एक चिंतक, एक विचारक और एक थिंकर के रूप में। बीजेपी के भी काफी लीडर्स के साथ रहे। मगर आज जब देश में कोविड से सारा देश पीड़ित है, यदि मैं अपने बारे में भी आपको कहूं तो ये कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आज मैं घर से बाहर नहीं निकलता, छत पर जाता हूं सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। ऐसा समय में भी चंद्र विकास जी को किसी सूत्र से ये पता चला कि एक माननीय एक एमएलए महोदय हैं जो कि सीतापुर के, लखनऊ के पास एक सीतापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके एमएलए हैं श्री राकेश राठौर जी। और वो सारे एमएलए से भिन्न है। उन्होंने समाज के लिए काफी कुर्बानियां दी है। धर्म और जाति से परे होकर के उन्होंने एक रास्ता सुझाया है। और मैं चंद्र प्रकाश जी को बिना दाद दिए नहीं रह सकता कि ऐसी परिस्थिति में जहां घर से निकलना दुर्लभ है और लोग कांपते हैं निकलने से, चंद्र विकास जी निकल पड़े दिल्ली से लखनऊ का ट्रिप में। और वो 3 दिन उन्होंने वो रहे श्री राकेश राठौर जी के साथ, जो सीतापुर कॉन्स्टिट्यूंसी भी विजिट किया। और वो दंग रह गए श्री राकेश राठौर जी का जो कार्यकलाप रहा है, एक सशक्त नेता के रूप में, एक विचारशील नेता के रूप में वो इतना हर्षो उल्लासित हुए। उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया और कहा कि आप एक इंटरव्यू राकेश जी का जरूर लें, क्योंकि ये भिन्न व्यक्ति हैं, ये इनके अंदर इतनी व्यथा है जो कि मैं आपको जब मिलेंगे तभी कह सकता हूं। मैं जब उनसे मिला, उनसे साक्षात्कार की, तब मुझे पता चला कि कितना दर्द ये व्यक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं, मगर डटे हुए हैं समाज को जोड़ने में, हिंदू को जोड़ने में, देश को जोड़ने में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे में हमने श्री राकेश राठौर जी से एक छोटी वार्तालाप की थी। वो इंटरव्यू जो है
हम नहीं कर पाए पब्लिक, इसीलिए आज का था। और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही जो कहीं न कहीं मुझे थिंक करने के लिए, सोचने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई धर्म या जाति के नाम पर नहीं हुआ था, बल्कि या अपितु ये बंटवारा हुआ था एक सोच के आधार पर। और फलस्वरूप हमने जब राकेश जी का इंटरव्यू से काफी मैं प्रभावित हुआ, और वो भी जो है हमारी मैंने इंटरव्यू से प्रभावित हुए, आज का डेट मुकर्रर किया गया। मगर ऐसा ही दुर्भाग्य रहा कि राकेश जी अपने कुछ कोविड के काम से, उनके कंस्टिट्यूंसी में जबरदस्त कोविड का लहर चल रहा है और वो किसी भी कारण से आज हमारे बीच नहीं आ पाए। और उन्होंने चंद्र विकास जी को फलस्वरूप डिप्यूट किया कि आप हमारे साथ रहे हैं, आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी ज्ञानी पुरुष हैं, आप हमारे सब्स्टिट्यूट करिए, हमारे बदले में आप एक जन संपर्क करिए, अब हमारा विचार पब्लिक मंच पर रखिए और बताइए आपने जो देखा है, किस व्यथा से मैं पीड़ित होकर के जन कल्याण में लगा हूं, या जो है एक देश को जोड़ने का एक छोटा कंस्टिट्यूएंसी के माध्यम से कर रहा हूं, ये आप पूरा जो है हम मेरे बिहाफ में आप ये शेयर करें। तो आज हमारे बीच जो है चंद्र विकास जी को मैं आमंत्रण करूंगा। उससे पहले एक बात बताऊंगा कि मैं इतना प्रभावित था श्री नरेंद्र मोदी जी और हिंदू नेशनलिज्म से कि जब धारा 370 और 35 एक संविधान का जब खत्म हुआ, तो मैंने ही भारतवर्ष में पहला उस समय पुस्तक लिखा था, जो कि 370 और 35 ए को खत्म होने के बाद द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, इस पुस्तक को विमोचन करने के लिए माननीय श्री गोविंदाचार्य जी दिल्ली से आए थे, हमारे पीपल्स लीडर द श्री सरयू राय जी के साथ उन्होंने विमोचन किया था यहीं पर रांची में। और मैं आपको एक बात की और जानकारी दूं कि हमारा अगला पुस्तक जो अभी विमोचन होना है ये कोविड के बाद, वो द पीपल्स लीडर, जिसमें माननीय सरयू राय जी जो कि एक सत्यमेव जयते के परिचायक हैं पूरा देश में, उनके ऊपर मेरा लिखा हुआ पुस्तक द पीपल्स लीडर का विमोचन होना है, जिसमें एक सत्यमेव जयते का प्रचारक या परियाचक, जो कि उस फ्लैग बेयरर ऑफ सत्यमेव जयते के रूप में देश में आज भी सत्य को प्रस्थापित कर रहे हैं, उनका पूरा विवरण उनका लाइफ का हमारे द पीपल्स लीडर में जो है पूरा दिया गया है। अब मैं चलता हूं हमारा आज का जो माननीय श्री राकेश राठौर जी के साथ मिलकर के, आप समझ सकते हैं ऐसी घोर परिस्थिति में दिल्ली से, गाजियाबाद से जाकर लखनऊ से सीतापुर वहां रह करके आए हैं, उन महानुभाव श्री चंद्र विकास जी को मैं आमंत्रित करता हूं आज का चर्चा के लिए। मैं आइए माननीय श्री चंद्र विकास जी महोदय। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आभार विवेकानंद जी आपका। चंद्र विकास जी, जैसे कि मैंने कहा, आप एक दूरदर्शिता वाले व्यक्ति हैं। आपने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया, आईआईएम किया, प्रोडक्ट रहे, फिर आपने जो है एक चिंतक के रूप से, एक विचारक के रूप से, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, आपने कई, आपके साथ हम गंगा मूवमेंट में भी हम दोनों थे साथ में, फिर आपने जो है बीजेपी के लिए भी काफी काम किया, जो है उस जो 2014 के इलेक्शन में आप कभी बीजेपी के भी बहुत बड़े सपोर्टर रहे, हिंदुत्व के लिए या हिंदू देश के लिए, भारत के लिए। आज का ये परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या अर्जेंसी था कि आप तुरंत गाजियाबाद से चल पड़े लखनऊ माननीय राकेश राठौर जी से मिलने के लिए, कि ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या आपको इतना मोटिवेट किया उनसे मिलने के लिए, इस पर थोड़ा प्रकाश पहले आप डालें। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि हमारे एक और जुझारू पत्रकार मित्र हैं राजीव भूषण सहाय जी, जो जेपी आंदोलन के ऊपर डॉक्टर रमाकांत पांडे जी के साथ जेपी आंदोलन का सच इस पुस्तक को प्रकाशित किया। उन्होंने मुझे कई लोगों के बारे में बताया और खास करके राकेश राठौर जी से मिलने का सुझाव दिया। तो जब मैंने उनको फोन लगाया और जब 15 मिनट बातचीत हुई, तो उनकी बातों में एक गहरी वेदना थी, और वो वेदना थी हिंदू समाज की भारी विषमता को लेकर, कि राकेश राठौर जी एक विधायक हैं
एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, जो पहले बहुत धनाढ़ी भी था। उनके पिताजी 13 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ऐसे प्रतिष्ठित और बहुत संस्कारित और ज्ञानवर्धित माहौल में पले बढ़े होने के बावजूद राकेश राठौड़ जी के साथ व्यक्तिगत तौर पे जो जातिगत प्रताड़नाएं हुई हैं, जो सो कॉल्ड उच्च जाति और नीच जाति की का जो भेदभाव है, इसके बारे में जब उन्होंने चर्चा रखी तो मुझे ये लगा कि ये बातचीत सिर्फ फोन पर और वीडियो कॉलिंग से नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं गाजियाबाद में बैठा, गाजियाबाद यूपी का एक शोकेस है, यहाँ पूरी अंदरूनी बातों की भनक तो मुझे मिल रही थी, लेकिन जो वस्तु स्थिति, जो जमीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की, उसको देखने समझने और राकेश जी का पक्ष को मजबूती से जानने के लिए मैं तुरंत ट्रेन से टिकट कटाया और मैं लखनऊ पहुंचा, जहां विधायक निवास पे पहले उनसे मिला और फिर उनके साथ सीतापुर गया। तो ये वाकया हुआ विवेकानंद जी। चंद्र विकास जी, ये जो आपने कहा कि वो काफी व्यथित हैं, खास करके जातिवाद को लेकर काफी व्यथित हैं, क्योंकि वो तेली समुदाय से आते हैं। और मैं आपसे ये थोड़ा इस तरह कुछ कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो हिंदू नेशनलिज्म का जो वेग है पूरा देश में, जो कि मेन प्रमुख कारण है आज देश को बांटने में, तो इसको आपकी इस मतलब राकेश जी की वेदना को ये हिंदू जो ब्रॉड नेशनलिज्म का रूप दिया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? इस पर थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा सवाल। बल्कि विवेकानंद जी, इसमें मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो सिर्फ भारत विशेष की बात नहीं है, ये दुनिया भर में मानव समाज में अनेक रूप से रहा है और कहीं इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कहीं इसको दबाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जाति व्यवस्था बनी है, देखिए जातिवाद वो तब बन जाता है, वो एक कुरीति तब बन जाती है जब जातिगत जो व्यवस्था है, जिसपे हमारी सामाजिक तानाबूना और हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, उसको छोड़कर जब उस समुदाय, जैसे मान लीजिए तैलिक समुदाय जिससे राकेश जी आते हैं, तो आज यदि आप वस्तु स्थिति को देखें तो तेल का खेल आज सबसे महत्वपूर्ण है। बल्कि बंगाल से नारा उठा था खेला होबे, मैं ये कहना चाहूंगा कि तेल का खेल है। इसमें हमें ये ध्यान देने की बात है कि आज हम एडिबल ऑयल के मामले में बहुत हाई डेफिसिट से गुजर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में खाद्य तेल में साधारण सरसों के तेल, जिसमें अनेक तरह की मिलावट भी होती है, उसकी कीमत भी 90 रुपए से 180 रुपए पहुंच गया है। पाम ऑयल जो बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट आयात किया जाता है, वो बहुत ज्यादा पर्यावरण के विनाश से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन पाम ऑयल के कल्टीवेशन से, फार्मिंग से, प्लांटेशन से लिंक्ड है। ऐसी स्थिति में तैलिक समाज को बहुत अधिक महत्व नहीं देकर हम अपना भारी नुकसान कर रहे हैं और तैलिक समाज की अवमानना और अपमान करके उनको आहत और उनको पीड़ित तो कर ही रहे हैं। तो मेरा राकेश जी से जो की बातों से जो मैं समझा कि इतने प्रतिष्ठित और इतने पढ़े लिखे स्वयं होने के बावजूद भी जो उच्च जातियां हैं वो एक तरह से गुंडागर्दी कर रही है। जो जाति, जो वर्ण है, वो अपना कर्म नहीं निभा रहे, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे, लेकिन सिर्फ अपने को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जाति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको राजनीतिकरण का रूप भी दिया जा रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स उसके नाम पे खेली जा रही है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम वैश्विक परिस्थिति में देखें तो हम जो पेट्रोलियम भी भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं इस देश में, जिससे कि हमारा बहुत सारा फॉरेन करेंसी भी आउटफ्लो होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण खाद्यान्न और तेल को भी हमें निर्यात करना पड़ता है। तो यदि हम वृहद परिस्थिति में देखें तो तेल सिर्फ खाद्य के रूप में यूज नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के रूप में भी यूज होता है। तो यदि हम एडिबल ऑयल और जो के एकरेज बढ़ाएंगे, जो फसल की भूमि है उसको बढ़ाएंगे और एक संतुलन कायम करेंगे, तो इससे हमारी
भारत को सोने की चिड़िया बनाने में, विश्वगुरु भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी एक सशक्त कदम होगा। इस वृहद परिप्रेक्ष्य में मैं इन बातों को रखना चाहता हूँ। चंद्र विकास जी, एक बात यहाँ पर और भी आता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत ही सटीक रूप से जो है इस बात की व्याख्या की कि तेल का क्या उपयोग है और किस तरह से तेली कम्युनिटी जो है वो किस तरह से इस काम में जुड़ा हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन हम किसी भी वर्ग से, समाज के किसी भी वर्ग से कम नहीं समझ सकते। और उन्होंने भरपूर प्रयास किया है भारत को तेल से समृद्ध कराने में। और यही बात अन्य जातियों के लिए भी, चाहे वो चर्मकार हो, चाहे वो बुनकर हो, या कोई भी अन्य जाति हो, कुम्हार हो, लुहार हो, बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो राकेश राठौड़ जी हैं, जो खास करके उन्होंने जो तेली समुदाय में, कई तेली समुदाय जो है और राजपूत का, ये राठौर बन के राजपूत अपने आप को दर्शाने लगे और अपने तेली होने की हीन भावना से ग्रसित थे और अभी भी हैं, उसको राकेश जी ने काफी आगे उनको उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया, जगह जगह सेमिनार किया, जगह जगह उन्होंने ये जागृति पैदा करने की प्रयास की कि हम तेली होते हुए किसी से कम नहीं है और हिंदू के एक कॉग इन द व्हील है, हिंदुओं में एक कॉग इन द व्हील है। मगर इससे भी जो है कोई फर्क तो हुआ मगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आज भी मान लीजिए हम सिमट करके, जाति से हम सिमट कर रह गए। ऐसे में हिंदू नेशनलिज्म का कहाँ, मतलब उसका कहाँ उसको हम समावेश कर सकते हैं, उसकी क्या मतलब उसका मतलब जस्टिफिकेशन है, या उसका क्या मान लीजिए उसका क्या स्वरूप होगा, बेहद स्वरूप क्या होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि ये तो इनर कॉन्ट्रडिक्शन से पूरा एकदम से व्याप्त है। तो कैसे हम हिंदू नेशनलिज्म की बात कर सकते हैं जबकि राकेश जी का वो कटु अनुभव जो कि अभी आप शेयर करेंगे या थोड़ा बहुत किए हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे हिंदू नेशनलिज्म को देखते हैं? बहुत बढ़िया। तो आपने एक भारी विसंगति को चिन्हित किया है कि यदि जो हिंदू समाज अपनी अर्थव्यवस्था का जो आधार है कि जातिगत क्या क्या कर्म बटे हुए हैं और उस पे अपना स्वावलंबन को खड़ा नहीं करता, तो जाहिर बात है कि हम दूसरों पे निर्भरता हमारी बढ़ती जाएगी और उससे हम स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर बढ़ जाएंगे। तो इससे हिंदू राष्ट्रवाद जाहिर तौर पे बहुत कमजोर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि हम गौर करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब किसी आप वर्ग को प्रताड़ित करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, तो उनके कुछ भागों में जिनको कि कुछ प्रलोभन देकर कुछ पद या कुछ धन के लालच से सम्मिलित कर लिया गया राजशाही वर्ग में, राजकीय वर्ग में, तो क्या होता है कि बाकी समाज में फिर एक हीन भावना से ग्रस्त होने लगते हैं, जिससे कि वो खुद को तैली कहने से कतराने लगते हैं। और इसी बात को, इसी बीड़ा को मजबूती से राकेश राठौड़ जी ने उठाते हुए अपने समाज से करीब 100 से अधिक मंचों पे, कार्यक्रमों में ये बात को रखा कि नहीं, हमें ऐसी भारी गलती नहीं करनी चाहिए, हमें ये आत्मश्लाघा और ये आत्मघाती कदम होगा कि हम खुद को तैलीक कहने की बजाय खुद को राजपूत कहने लगे, राठौड़ सरनेम यूज करते हुए। तो ये बात उनको सबसे पहले बाहर से तो दूसरी जातियों से तो लड़ना ही पड़ा जो उनको प्रताड़ित कर रही थी, उन्हें अपने समाज में भी कई प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनौती रही। और समग्रता से देखें तो जब तक इन तानाबूना को हम वापस नहीं जोड़ते, जो आपने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि 140 करोड़, तो इसमें हमें जो कृत्रिम हमने विभाजन कर दिए हैं कि इसी देश में, हिंदुस्तान में सभी हिंदू होते हुए भी कुछ लोगों को मुसलमान, कुछ को ईसाई, कुछ को सिख, इस तरह से जो विभाजित कर दिया गया है, तो उसमें भी जाति और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि जो मुस्लिम समाज के काफी तैली लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए, वो अब इससे अलग हो जाते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद से। तो हमें विवेकानंद जी बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से इस बात को समझना होगा कि इस देश में हर कोई हिंदुस्तानी है और इस देश में हर कोई हिंदू है।
ये जो कृत्रिम रूप से विभाजित किया गया है कि कुछ लोग ही हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, सिख हैं। देखिए, हिंदू समाज में भी कई अनेक मत हैं, ये हमारा निजी मामला है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम खुद को धर्म निरपेक्ष घोषित कर देते हैं, जबकि धर्म का पालन से ही मानव का लालन पालन और उसका पोषण हो सकता है, नहीं तो हमें बिखराव आ जाएगा। इसी तरह से हमें समझना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की जब हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के तौर पे भी हमें समझना होगा कि एक दूसरे पे पूरकता, संपूरकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता है। एक हमारे गुरुजी रविंद्र शर्मा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत में स्वावलंबन का मतलब, आत्मनिर्भरता का मतलब व्यक्तिगत स्वावलंबन नहीं होता है, सामाजिक स्वावलंबन होता है। और वो तभी होगा जब सभी जातियों को उचित स्थान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा और उनको समाज की रुझान के साथ, जैसे अगर कोई वर्ग का अधिक महत्व है तो उसको अधिक महत्व देना होगा। हमें अपनी कुरीतियों को, हमें रूढ़िवादिता से ऊपर उठना होगा। तो चंद्रविकास जी, मैं ये इस संदर्भ में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म के आधार पर जो है वो इंसान का जातिकरण हो या इंसान का जो परिचय हो वो कर्म के आधार पर हो, तो क्या आप ये भी इस बात को ये इस तरह से दर्शाना पसंद करेंगे कि मान लीजिए ये जो हमारा मतलब ये चिरंतन से चला आ रहा है कि मान लीजिए ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिकल फॉर्म ऑफ सोसाइटी जो है वो मान लीजिए उससे त्रस्त होकर के जो दोज हु आर एट द सोशल पिरामिड, एट द बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड, हम वो हमेशा से वो दर किनारे किए जा रहे हैं और वो अपना जो है सेंस ऑफ आइडेंटिटी उनका विलीन हो रहा है। भले ही हम कितना क्यों ना झैल बजाएं, कितना क्यों ना चियरिंग करें या चियर लीड करें, मगर सत्य ये है कि हम हिंदू नाम जो है उस जो जैसे कि राकेश जी ने मेरे साथ उस साक्षात्कार में कहा था, ये सिर्फ एक शब्द है। वास्तविकता में हिंदू कहीं है ही नहीं, सभी जाति पात में बटे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, आप कैस्ट हैं तो फल्ला बुनकर है, तो फल्ला मान लीजिए तेली है, फल्ला राजपूत है, तो फल्ला पासवान है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को 365 दिन देखते हैं। तो ऐसे में फिर हिंदू नेशनलिज्म कहाँ है? और ये ऐसे में हम क्यों एक मुस्लिम या कोई समुदाय को हम कैसे अलग कर सकते हैं जब अपने आप में इस तरह से विभाजित है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए राकेश जी के अनुभव के आधार पर। बिल्कुल, तो आपने जो गीता की बात कही वो बिल्कुल सटीक बात है कि हम अपना वर्ण या जाति जो भी माने, यदि हम उसके दायित्व और उसके अधिकार क्षेत्र का पालन नहीं करते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसको मानने का, या उस समाज में वैसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हम जिसको ब्राह्मणवाद आज कह देते हैं, देखिए ब्राह्मण शब्द की भी अपनी गरिमा है, अपना महत्व है। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि ये पतित ब्राह्मणवाद है जिसको हम श्लाघा कर रहे हैं, ये पतित क्षत्रियवाद है जिसकी हम श्लाघा कर रहे हैं। और यदि जो शूद्र वर्ग है, जो उद्यम वर्ग है, जो और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं। यहाँ कोई भी ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। एक परिवार में क्या पिता ऊंचा होता है और बेटा नीचा होता है? क्या माँ ऊंची होती है और बेटी नीची होती है, सास नीची होती है? तो इस तरह से परिवार में एक पूरकता, संपूरकता, एक परस्परता का भाव होता है। तो पूरी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसमें एक शारीरिक और मानसिक तौर पे एक कर्म का विभाजन है। आत्मा के तौर पे कहीं कोई भी विभाजन नहीं है। सत ही ब्रह्म है, सत ही आत्मा है। सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है, सभी इसी पंच तत्व से मिले हैं, इसी से उत्पन्न हुए हैं और इसी में विलीन हो जाएंगे। तो कोई भेदभाव नहीं है। आगे का जो ब्रह्मलीन का मार्ग होगा वो आप एक शूद्र होते हुए भी आपका आगे प्रशस्त हो सकता है और ब्राह्मण होते हुए भी हो सकता है आप बिल्कुल नर्क में जाए और आगे अधम योनि में प्राप्त हो, यदि आपने अपना कर्म दायित्व ठीक से नहीं निभाया। तो पहली ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात कि हिंदू होना ये आज चंद्र विकास जी,
मैं आपको इस संदर्भ में, आपने बहुत बढ़िया बात कहा, मगर इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा कि जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से आए थे, तो जब उन्होंने शिकागो में कोलंबस हॉल में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में पार्टिसिपेट किया, उसके पश्चात जब भारत आए, तब यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो उच्च कोटि के जो लोग, कथाकथित उच्च कोटि के लोग जो थे, उन्होंने प्रश्न किया था स्वामी विवेकानंद का परिचय पर। उन्होंने कहा था कि हाउ डेयर यू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म एट सच एन ऑगस्ट फोरम, हु गेव यू दैट पर्टिकुलर राइट, हु गेव यू दैट अथॉरिटी टू डू सो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था, आई ट्रेस माई डिसेंट टू दैट अलमाइटी लॉर्ड एट हुज फीट थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मण्स ऑफर देयर फ्लावर्स। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उस समय तो जाति पात जो ऐसा उस तरह का था, जो इतना मान लीजिए जो हिंदुओं का गौरव पूरा विश्व मंच पर रख के आया, उसको भी कटघरा में खड़ा किया गया। मगर मैं आज भी वही चीज देखता हूं, जबकि राकेश राठौड़ जी से हमारा मान लीजिए हमारी जो भी वो साक्षात्कार हुआ, आप चूंकि उनसे मिलके आए, आप सारा कुछ समझ के आए, देख के आए, तो राकेश राठौर जी भी तो जो स्वामी विवेकानंद जिस दौर से गुजरे, राकेश राठौर जी एट ए माइक्रोकॉस्मिक लेवल वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमने सुना है कि जब वो मान लीजिए आज भी जो कथा कथित उच्च वर्ग के ब्राह्मण वर्ग या राजपूत वर्ग के जो लोग हैं, वो मान लीजिए कुछ अभद्र भाषा में आज भी उनके साथ उनको अभद्र भाषा से संबोधित कर देते हैं या ऐसा कुछ, तो आज भी तो वही चल रहा है। हम तो जाति में उसी तरह से फंसे हैं, फिर कहाँ हिंदू नेशनलिज्म की बात हो रही है? ये तो सर मान लीजिए एक तरह का मेरा फ्राउड है, मेरे एक तरह का आप कह सकते हैं कि सटरफ्यूज है, एक तरह का स्नैनिगन है। इट इज अ पॉलिटिकल स्नैनिगन because we have not changed at all. We are as rigid from the caste perspective as we were even century back. Then where from the talk of so-called Hindu nationalism arises? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, खास करके राकेश जी के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, विवेकानंद जी सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको समझने पे आप समझ जाएंगे कि इसमें रूढ़िवादिता की कोई जगह नहीं है। ये सूत्र है नव नूतन चिर पुरातन। जब देश काल परिस्थिति बदलती है, हमें उसके साथ अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। आपकी ही इस बात को मैं एक आधुनिक ईडियम में, एक मॉडर्न ईडियम में रखने की कोशिश करूं। एक मैनेजमेंट गुरु हुए हैं सीके प्रहलाद, विश्व ख्याति के मैनेजमेंट गुरु रहे। उनका एक कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट लॉजिक, कोर कॉम्पिटेंस और लोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हम कॉर्पोरेट तंत्र की कितनी भी निंदा कर ले, उसमें अनेक कमियां हैं। वो बहुत गलत तरह से प्रॉफिटियरिंग से देश को, दुनिया को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। लेकिन वो क्यों इतना फैल पाया, क्यों इतना विस्तार हुआ कॉर्पोरेट तंत्र का? क्योंकि उसमें एक डायनामिज्म थी, क्योंकि उसने सनातन के इस सिद्धांत का पालन किया, नव नूतन चिर पुरातन। वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालता रहा, एडेप्ट करता रहा। हिंदू समाज आज रूढ़िवादिता में फंसकर, जकड़कर अपने आप को आधुनिक काल और आने वाले समय के लिए अडेप्ट करने में कैसे सक्षम होगा, ये बात आपको राकेश राठौड़ जी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से सीखने को मुझे मिला कि उन्होंने एक विधायक होने के बाद सिर्फ सत्ता का भोग नहीं किया, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहे अपने समाज को उत्थान में, उनका मनोबल बढ़ाने में, और जो विसंगतियां उनको दिखी शासन तंत्र में, उनको चुनौती देने में। ऐसे में मैं ये कहूंगा कि जो लोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आज पूंजीपति वर्ग जो है, जो उद्यम तंत्र है, जो प्रोड्यूसर क्लास है, जिसको अगर आप लेफ्टिस्ट इडियम में भी देखें तो मजदूर जो वर्ग है, जो मेहनत से, मशक्कत से, खून पसीना एक करके सभी धूप वर्षा पानी झेलता हुआ हमारे जीवन यापन का आधार बना हुआ है, उसको हम अगर सही महत्व नहीं देंगे, अगर हम ब्राह्मणवाद का रट लगाते रहेंगे,
यदि हम खुद को ठाकुर कहते हैं लेकिन अंत्योदय समाज तक को कैसे वो भूखा नंगा ना रहे, उसकी जिम्मेवारी लेने से कतराते रहेंगे और सिर्फ अपने सुख भोग के इंतजाम करते रहेंगे, तब तक हम हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करें, ये बिल्कुल ही हमें शोभा नहीं देता। चंद्र प्रकाश जी, जैसे ही आपने कहा मुझे याद आ गया सीके प्रहलाद जी का। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा था, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड। और वो उन्होंने उसके उस पुस्तक के आने के बाद ही जो हिंदुस्तान लीवर या और सारे कंपनीज जो है वो सैसे करके बेचने लगे, रूरल मार्केटिंग में काफी फैला। बहुत ही अच्छा आपने नाम लिया। मैं आपसे एक बात ये अब जो है इंपॉर्टेंट सवाल ये करना चाहूंगा कि भारत का मान लीजिए ये जो चल रहा है हिंदुस्तान में, जो जो चल रहा है, जो हिमालय धर्म के नाम पर, या ये जो बंटवारा का जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में, रेगुलर जो है मान लीजिए वो बड़े बैसिंग चलता है, हिंदू बैसिंग, मुस्लिम बैसिंग, ये सब चल रहा है। इस सब से आखिर जो है हम मान लीजिए हम कैसे सनातन धर्म को जिंदा करें, कैसे हम फिर एक हो, भारत को एक फिर कैसे किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण भी देंगे। मान लीजिए 1996 में पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस वोट पर डिस्कशन चल रहा था। अटल जी का 13 दिन का सरकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें नरसिम्हा राव जी का एक पंडित स्वरूप भाषण हुआ था। मुझे याद है अटल आए थे अपना रेजिग्नेशन देने के बाद, तो उन्होंने नरसिम्हा राव जी का ये पंडित स्वरूप भाषण का उल्लेख किया था। कहना चाहूंगा आपको, कहना और वो कोट भी करूंगा राव साहब को। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा था, पीपल ऑफ इंडिया वुड लाइक टू नो दैट व्हाई वी आर नॉट सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। टुडे आई वोंट hesitant or reluctant to extend our support to the concerned party because the concerned party believes in so-called uniform civil code. But today I am going to exemplify a scenario wherein it would become absolutely clear how so-called uniform civil code cannot be enforced across India. Sir, I happen to come from southern part of India where a marriage between maternal niece and a maternal uncle is considered auspicious, whereas the same film is looked upon as some sort of blasphemy in the northern part of India. Even within the Hindu social structure, if there is so much division, so much contradiction, then where from the question of so-called uniform civil code arises? तो जो मैंने कहा, राव साहब थोड़ा हिंदी में भी कह देता हूं, कई हजारों जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि कैसे हम सोच सकते हैं देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा एक करने का, जबकि मैं सर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता हूं और वहां पर मामा और भगनी का शादी को बहुत ही एक तरह से गंदा या मतलब दुष्कृति, सॉरी, इसको बहुत ही एक शुभ नजर से देखा जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में ये एक ब्लास्फेमी, एक तरह का पाप के रूप में देखा जाता है। ऐसे जो विषमता है सिर्फ हिंदू एकिलॉन में, तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? ये तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो भारत एक तरह को एग्जेम्पलिफिकेशन पूरा विश्व के सामने एक पैराडाइम है, उसको हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? ये तो देश को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो इस पर जो है मान लीजिए ये तो बात जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसी पर हम आ रहे हैं कि जब ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हम कैसे यूनिफिकेशन, इस तरह का यूनिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें राकेश राठौर जी के दृष्टिकोण से। विवेकानंद जी, देखिए सबसे पहले तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विषय है वो समाज का विषय है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज इस देश की सबसे बड़ी जो विसंगति है वो है कि हमेशा से सत्ता समाज पे हावी होने की कोशिश करता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत तेजी से और ज्यादा घातक हुआ है। लेकिन समाज अपनी दंड शक्ति को जगाकर सत्ता को अंकुश में लाने की कोशिश करता है। तो ये एक
निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है सत्ता और समाज के बीच में। अभी ये समय आ गया है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो समाज को बांटकर अपना वोट बैंक निर्धारित करती है और फिर तय करती है कि कितना प्रतिशत किस वर्ग का है, किस खंड का है, किस टुकड़े का है, और फिर उस हिसाब से अपनी राजनीति को के मोहरे सेट करती है, उसके पीछे अपने विश्लेषक और विशेषज्ञों को लगाती है। मुझे लगता है कि इस पूरी घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र को सिरे से खारिज करके हमें एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने की जरूरत है। यदि हम पिछले 7 वर्ष और उससे पहले इंदिरा गांधी काल और देखें तो हम ये स्पष्ट देखते हैं कि समाज भी चाहता है कि एक कोई सशक्त व्यक्ति हो निर्णायक भूमिका में। ये समाज की मांग है, लेकिन वो व्यक्ति यदि सीधा चुना जाए तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को इस तरह से मतलब पास ऑन नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है कि जब जो शीर्ष व्यक्ति है उसको जिम्मेवारी लेने को कहा जा रहा है, वो राज्य सरकार पे टिकरा फोड़ रहा है, कोई फिर स्थानीय समाज पे ही टिकरा फोड़ रहा है, तो कोई जिम्मेवारी यानी कि जो लास्ट पर्सन, द लास्ट रिजॉर्ट टू अकाउंटेबिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं समाज में बिखर जा रही है। तो एक तो पहली बात कि समाज को अपनी भूमिका में मजबूती से फिर से उभर के आना होगा, उसमें सत्ता का हस्तक्षेप बिल्कुल ही हमें नामंजूर है। और दूसरी बात कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, स्थानीयकरण। इस देश के आजादी की लड़ाई लड़ी गई जिसमें पंचायती राज और स्वराज महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन आजादी के बाद अंग्रेजी व्यवस्था को ही, जिसमें बहुत सारा शक्ति, बहुत सारा बल केंद्र और राज्य सरकारों पे केंद्रित था, जो गांव और नगर के प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया। जब तक हम इस व्यवस्था को अब मैं थोड़ा सा ये बात दर्शकों को कहना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। एक्चुअली ये प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, उसमें भी हमारे जो अनुज हैं श्री चंचल राज जी, एक IIT दिल्ली और IIM कोझिकोड से आते हैं, एकदम नवयुवक हैं। आज मान लीजिए पूरा देश में वो देश की मुद्दा, चाहे जल का हो, बिजली का हो, किसानों का हो, वो सबको इस प्लेटफॉर्म से जबरदस्त ढंग से पूरा देश को और पूरा दुनिया को पहुंचाते हैं। आज वही श्री चंचल राज जी ने जो है हम लोगों को भी इस तरह का आज अपना प्लेटफॉर्म दिया है, और चंचल जी को हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और कर रहे हैं कि आज उनके ही जो है हमारा सौभाग्य हुआ कि उनका प्लेटफॉर्म से हम पूरा देश दुनिया तक पहुंच रहे हैं। चंद्र विकास जी, अब चूंकि समय भी हो रहा है, मैं बस ये कहना चाहूंगा अब जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन हुआ। हम सबसे बड़ा दुखी इस बात से हैं कि जितने लोग आज पूरा देश में हिंदू नेशनलिज्म करके चिल्ला रहे हैं, हिंदू हिंदू का, दुर्भाग्य है कि उनको आदि शंकराचार्य जी के बारे में नहीं पता। यदि उनसे पूछो कि भाई आदि शंकराचार्य कौन थे, तो एकदम निरुत्तर हो जाते हैं। जो अपने को हिंदू कहने वाले आदि शंकराचार्य को ना जाने, वो भला कैसा हिंदू हो। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही चंद्र विकास जी कि ये आत्मा है, हम हैं कौन, इसका परिभाषा आदि शंकराचार्य जी ने सेंचुरी ऑफ वर्सेस में आज विश्व ब्रह्मांड को जो दिया, उसके लिए आज तक ऐसा परिभाषा किसी ने नहीं दिया था। माइंड नॉर इंटेलेक्ट नॉर ईगो फीलिंग, स्काई नॉर अर्थ नॉर मेटल एम आई एम ही, ब्लेस्ड स्पिरिट आई एम ही, बियॉन्ड द फ्लाइट ऑफ फैंसी, फॉर्मलेस एम आई, परमिएटिंग द लिम्स ऑफ ऑल लाइफ, बॉन्डेज आई डू नॉट फियर, फॉर आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम ही, ब्लेस्ड स्पिरिट आई एम ही। आज हिंदुओं में सबसे बड़ा कमी है कि आज हम शंकराचार्य जी को नहीं पहचानते। मुझे जब RSS के तरफ से एजुकेशन जो सेमिनार हुआ था, जिसमें इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन पॉलिसी पर विचार गोष्ठी हुआ था, मुझे बुलाया गया था, मैंने यही बात कहा था कि हमारे सिलेबस में हम नचिकेता को नहीं जानते, हम आदि शंकराचार्य को नहीं जानते, और हम अपना गौरव से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और अपने मुस्लिम भाई से हमेशा दूर होने का प्रयास करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई तुम जो है
अब हमारा समय आ गया, हमारा देश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे राकेश राठौर जी ने का जो धारणा है कि ये सोच से भारत पाकिस्तान बना, धर्म के नाम पर नहीं, वो एक बहुत ही कुंठित सोच था जो पाकिस्तान क्रिएट किया। हम उस दायरे में कभी नहीं जा सकते, उस कीचड़ में हम हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदू या सनातनवादी उस कीचड़ में कभी नहीं जाएंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा भगवत गीता कहता है, यही हमारा वेद कहता है, यही हमारा उपनिषद कहता है। तो आज हमने श्री राकेश राठौर जी का क्या उनका जो विचारधारा था, आज उनके कोविड में बिजी रहने के कारण कई सारे लोगों को वो कोविड में उनके आदमी को वो कोविड हॉस्पिटल ले जाने के कारण वो नहीं आ पाए। वह उनकी विचारधारा को हमारे श्री चंद्र विकास जी IIM पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने बहुत ही जो है फोर्सफुली और पायनेंटली उन्होंने धरातल पर रखा है। हम आगे भी जो है फिर दोबारा इस मंच पर मिलेंगे। हमारे भाई श्री चंचल राज जी का मैं दोबारा उनको शुक्रिया करूंगा। और मैं ये भी कह दूं कि माननीय हमारे श्री संजय गडाले जी, जो कि श्री चंद्र विकास जी के मित्र हैं, मैंने जब श्री संजय गडाले जी से बात की, उन्होंने ही मुझे अनुज श्री चंचल राज जी का से परिचय कराया। और मैं श्री संजय गडाले जी का भी शुक्रिया करता हूं कि आज का ये बहुत ही एक अंतिम बात जो कि सर और भी खींचा जाएगा, मगर हम चाहते हैं कि आप जल्दी से इसको कंक्लूड करें प्लीज। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात की, जिन्होंने हमें सूत्र दिया ब्रह्म सूत्र की, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो हम जगत की मिथ्या में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हिंदू प्राइमरीली एक कॉस्मोलॉजी है, और उसी कॉस्मोलॉजी की समझ बनाने में मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थियरी के माध्यम से गॉड्स पार्टिकल की खोज में अभी उस दिशा में बढ़ रहा है, पर अभी उससे बहुत पीछे है। और जब तक वो हिंदू मान्यताओं, हिंदू तरीकों को, मेथोडोलॉजी को समझ नहीं पाएगा, तब तक शायद वो जो मीटिंग पॉइंट है वो संभव भी ना हो, जब तक हिंदू सनातन धर्म के अरण्य संस्कृति को नहीं समझ पाएगा। इसके लिए हिंदू को ग्लोबल स्टेज पर फिर से स्थापित करना, विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इंडिजिनस है वही हिंदू है। हिंदू शब्द से ही इंडियन शब्द और उससे इंडिजिनस शब्द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की उत्पत्ति होती है। तो इसमें विवेकानंद जी, मैं एक आशा और उत्साह और एक नए उल्लास के साथ अपनी बात को, इस आज वार्तालाप को समापन करना चाहूंगा कि आज विश्व एक बड़े संकट से गुजर रहा है, और जो हम संकट अपने बीच पा रहे हैं उसी का वो एक रिफ्लेक्शन है, उसी का एक वो प्रतिबिंब है। तो यदि हम अपनी अंदरूनी विसंगतियों और विषमताओं को अगर संभाल पाए, तो जो अब्राहमिक सिद्धांत है, शायद वो भी उनसे सीख लेकर और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, द ग्रेट रीसेट की बात हो रही है, उसको एक सही दिशा और सही एक आशा और एक नए प्रकाश की किरण मिलेगी, ये मुझे पूरा भरपूर विश्वास है। बहुत बहुत आभार आपका, आप सबका, चंचल, संजय गधाले और विवेकानंद जी। चंचल राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र विकास जी, श्री चंचल राज जी, श्री संजय, उनके पूरा टीम, श्री संजय गडाले जी, और जितने हमारे व्यूअर्स जो कि देश विदेश से देख रहे हैं और तत्पश्चात देखेंगे इस वीडियो को, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, आज हम एक चिंतक और एक राइटर के नाते श्री चंद्र विकास जी और बाकी सारे देश के लोग जो कि सोचते हैं अपने भारत माता के लिए, वो सब चिंतित हैं। ये जो समय से हम गुजर रहे हैं, ये हिंदू का जो नारा दे रहे हैं, ये वही लोग दे रहे हैं जो हिंदुत्व को नहीं पहचानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने वो हिंदुत्व का परिचय दिया विश्व ब्रह्मांड में, विश्व मंच पर, कि हम वो हैं जो सभी को गला लगाया है। हमने Jews जो कि suffering from persecution when they were fleeing from Persia, we Hindus took them to our bosom। वो हिंदुत्व का परिचय है। हम मुस्लिम जो है वो हमारे ही सनातन धर्म के पार्ट हैं, और हम उनको अलग करके हम हिंदुस्तान नहीं बना सकते। ये बात मुझे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर जी, उनसे मेरी ट्विटर में एक वार्तालाप एक वार्तालाप हुआ था। उन्होंने मुझे ये बात कहा था कि we cannot go for exclusivism because that is not part of India's culture। We need to be inclusive because we have always been inclusive। हमें इंक्लूसिविटी की तरफ जाना है। हम
वेदांतिस्ट माइंड और इस्लामिक बॉडी, यही भारत का परिचय होगा। ये मैं हमेशा कहता हूं, जोर देकर कहता हूं, चाहे शासन करता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, भारत तभी तक है जब तक सनातनी माइंड, वेदांतिस्ट माइंड और इस्लामिक बॉडी इस देश का हिस्सा है। सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, धन्यवाद श्री चंचल जी, धन्यवाद श्री संजय गडाले जी और सारे हमारे व्यूअर्स। आप सब इसको शेयर करें, देखें और सब सोचें कि हमें देश को बचाना है। हिंदू मुसलमान को एक है, हमेशा दोनों भाई है भारत माता के। इस परिभाषा से हम ना हटे, इससे हम ना डिगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश राठौर जी का भी बहुत धन्यवाद। आज वो हम नहीं आ पाए हमारे बीच क्योंकि वो कोविड के मामले से बहुत ही मतलब बिजी हैं, नहीं दे पाए हमें समय। मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करूंगा क्योंकि उनका ही विचार माने हमारे श्री चंद्र विकास जी, हमारे परम मित्र, उन्होंने पूरा देश और दुनिया से शेयर किया है। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सब आपको। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।